जैसे कि हम जानते ही हैं कि इफ द utmost care has been taken in selecting a sample, the result derived from a sample study may not be exactly equal to the value in the population. The reason is that the estimate is based on a part and not on the whole. पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप कोई ना कोई आपसे ऐसी गलती हो जाएगी कि आपका एक या दो एरर जनरेट हो ही जाएंगे। तो आपके जो एरर्स रहते हैं सैम्पलिंग के टाइम पे, उन्हें आप सैम्पलिंग एरर बोलोगे, और ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है बायस्ड एंड नंबर 2 है अनबायस्ड। बायस्ड का मतलब है ये एरर आपके अराइज होंगे फ्रॉम एनी बायस इन सिलेक्टिंग एस्टिमेट। आपने अपनी तरफ से कोई भी बायसनेस दिखाई है किसी भी डाटा के साथ, तो ये आपका एरर जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए आपने सिलेक्शन के टाइम पर अपनी कन्वीनियंस देखी और लोकल एरिया का ऐसा सैंपल उठा लिया जो उस पूरी की पूरी रिसर्च को प्रेजेंट नहीं कर रहा था, पूरी पॉपुलेशन को प्रेजेंट नहीं कर रहा था, आपकी रिसर्च से रिलेटेड नहीं था, थोड़ा डिफरेंट डाटा आपने ले लिया, जिसकी वजह से आपके जो भी आपने कैलकुलेशंस की है वो बाद में आपको सही रिजल्ट नहीं देगी। बायसनेस जो आपने अपनी तरफ से अपने फेवर में लेकर डाटा को रिप्रेजेंट किया है वो हुआ आपका बायस्ड एरर्स। सेकंड है आपके अनबायस्ड एरर। These errors arise due to chance difference between the member of population included in the sample and those not included। मतलब आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, आपने जो सैंपल उठाए थे, अब आपको नहीं पता वो आपकी एंड में आपकी जो रिसर्च है उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपकी पूरी पॉपुलेशन का डाटा वो शो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वो आपको आखिर रिजल्ट के टाइम पर पता चलेगा कि हाँ ये मुझसे गलती हुई थी, उस टाइम जब मैंने डाटा कलेक्ट किया तो मैंने ये सैंपल गलत कलेक्ट कर लिया। इस तरह की जो गलतियां होगी जिसमें आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है बट वो बाई चांस हो गया है, वो होगा आपका अनबायस्ड एरर्स। Thus, the total sampling error is made up of error due to bias. These errors are non-compensating or cumulative errors. It does not decrease with the large size of population. जितनी बड़ी पॉपुलेशन होती जाएगी उसके साथ साथ ये बड़ा होता जाएगा बायस्ड वाला। जो अनबायस्ड वाला होता है वो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती जाएगी उतना वो कम होता जाएगा। तो जो भी हमारे एरर्स बनते हैं सैम्पलिंग में वो मेनली ड्यू टू बायसनेस होते हैं या बायस्ड एरर्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं कॉजेज ऑफ बायस। कॉजेज ऑफ बायस में सबसे पहला बनता है आपका फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब फर्स्ट बनेगा इसमें डेलिबरेट सिलेक्शन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। आपने जो सिलेक्शन की है सैंपल की वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला आपने सैंपल चूज नहीं किया है। सेकंड बनता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बायस इन द सिलेक्शन ऑफ अ रैंडम सैंपल। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपने जो आपका सैंपल चूज किया है, रैंडमली चूज कर रहे हो तो हो सकता है आपने अनकॉन्शियसली वो वाला सैंपल उठा लिया जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं था। थर्ड बनता है इसमें सब्स्टिट्यूट ऑफ एन आइटम इन प्लेस ऑफ वन चॉइस इन रैंडम सैंपल। अब मान लीजिए आपने रैंडम सिलेक्शन की है, आपने कुछ ऐसा डाटा कलेक्ट कर लिया है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, बट उसमें आपने अपनी तरफ से कोई ना कोई चीज ऐड कर दी है। कुछ आइटम्स की वैल्यू मान लीजिए किसी ने आपकी क्वेश्चनर फिलअप करते वक्त कुछ आइटम्स आपकी खाली छोड़ दी थी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए नहीं थे, या उस पर डैश लगा दिया था, या उन्हें वो समझ ही नहीं आया इसलिए उनके आंसर उन्होंने दिए नहीं। इस तरह की सिचुएशन में कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी तरफ से ही आंसर स्टिक कर देता है। मतलब उनकी चॉइस के जगह वो अपनी चॉइस को वहां पे डाल देता है। इस वजह से भी आपकी जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन की वो फॉल्टी बन जाती है। नेक्स्ट इसमें बनता है नॉन रिस्पॉन्स और अनकम्प्लीट क्वेश्चनर। डिस्कस कर लिया है हमने कि क्वेश्चनर एम्प्टी है या फिर आधी भरी हुई है या फिर उसमें जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो दी ही नहीं गई है। तो इस तरह की जो भी आपके पास सैंपल्स आएंगे वो आपका डाटा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा पॉपुलेशन को। नेक्स्ट बनता है इसमें
An appeal to the vanity of the person questioned may give rise to yet another kind of bias. मतलब आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिसके लिए सामने वाला शख्स कभी भी नो में आंसर नहीं करेगा, वो हमेशा आंसर यस में करेगा, चाहे वो नो वाला केस बनता हो, बट वो अपनी तरफ से जब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कहेगा यस, कभी भी अपना आंसर नो में नहीं देगा. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में पूछा जाता है कि आर यू अ गुड स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चन पर कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, सब बोलेंगे यस वी आर गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट. तो इस तरह का जो आंसर या इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है जहाँ पे आपके आंसर, तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे आपको पहले ही पता है कि आपका आंसर कभी भी नो में नहीं आएगा, आपका आंसर यस में ही आएगा, इन क्वेश्चंस को आपको अपनी क्वेश्चनर में ऐड करने से अवॉइड करना चाहिए. एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर वही होगा जो इस तरह के क्वेश्चंस को अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करेगा. आपको वही क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं जिन क्वेश्चंस का आपको पता है या तो यस में आंसर आएगा या नो में आएगा. किसी एक क्वेश्चन में अगर यस वाले ही सब आंसर देंगे तो आपकी स्टडी गलत ही होगी. नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट बनता है बायस्ड ड्यू टू फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डाटा. फर्स्ट हमने किया बायस्ड ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस या फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. सेकंड है आपका बायस्ड ड्यू टू फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डाटा. ड्यू टू इरिटेट इंटरव्यूअर, पुअरली डिजाइंड क्वेश्चनेयर और फेलियर ऑफ अ रिस्पोंडेंट मेमोरी. ये इसके 3 मेन कारण बनते हैं. फर्स्ट केस में आपका है ड्यू टू इरिटेट इंटरव्यूअर या इन्वेस्टिगेटर. अब अगर ऐसा पर्सन जो इन्वेस्टिगेट करने गया है वो इरिटेट हुआ है, उसके वो गुस्से में है या उसका मन नहीं है काम करने का, इस तरह की सिचुएशन में जब वो काम करेगा तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे. आप खुद समझदार हो कि अगर आपके पास कोई चिड़चिड़ा सा इंसान आपके से पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप भी उसको उल्टे सीधे ही आंसर दोगे, आप उसको एक्यूरेट आंसर नहीं दोगे. इस तरह की जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो इंटरव्यूअर के बिहेवियर की वजह से अराइज होती है. सेकंड है पुअरली डिजाइन क्वेश्चनेयर. अब आपने क्वेश्चनेयर ऐसी डिजाइन की है कि आपकी क्वेश्चनेयर में कम से कम भी 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन में शुरू के 50 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपकी स्टडी से रिलेटेड ही नहीं है, आपने फालतू के क्वेश्चन डाल रखे हैं. और किसी भी इंसान को अगर आप 100 क्वेश्चनर वाली कोई भी एक पेपर थमाओगे उसके हाथ में तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा. वो आपको कहेगा कि इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं आपकी क्वेश्चनर को रीड कर सकूं. इसलिए एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर का काम ये बनता है कि आपकी क्वेश्चनर ब्रीफ हो, मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चन हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनने चाहिए, और रेलेवेंट क्वेश्चन ही आपकी क्वेश्चनर में इंक्लूड होने चाहिए. आपकी क्वेश्चनर ऐसी ना हो कि वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दे. आपकी क्वेश्चनर बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए, उसमें कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए. यस और नो में टिक करना है तो यस और नो का कॉलम होना चाहिए. अगर उसको रैंकिंग करनी है तो रैंकिंग के सिस्टम से आप कर सकते हो. अब उसे मतलब इजीली वे में प्रेजेंट करना है आप लोगों ने. नेक्स्ट बनता है आपका फेलियर ऑफ अ रिस्पोंडेंट मेमोरी. अब आपने अपनी क्वेश्चनर में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो किसी रिस्पोंडेंट की मेमोरी पे बेस्ड है. फॉर एग्जांपल, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि 1960 में आपकी आसपास ऐसी कोई बीमारी फैली थी. अब जो इंसान 1990 में पैदा हुआ है उसे 1960 की नॉलेज नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी उसके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी. या कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां रिस्पोंडेंट की मेमोरी उसे याद ही ना हो कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसका आंसर उसे एक्यूरेटली पता नहीं है. इस तरह की भी आपको क्वेश्चन अवॉइड करने होंगे. लास्ट बनता है हमारा बायस इन एनालिसिस. बायस इन एनालिसिस आपके मेथड्स पे बेस्ड होता है. जो भी आप अपनी सिलेक्शन के बाद प्रोसेस करोगे डाटा को प्रोसेस करने के लिए अगर आपने मेथड्स गलत यूज कर लिए, एनालाइज कर रहे हो आप डाटा और मेथड जो है वो आपका फॉल्टी है, तो आपका रिजल्ट भी गलत होगा. इसलिए सिलेक्शन में आपका डाटा को सिलेक्ट करने से लेकर आपकी स्टडी का एनालाइज करने तक जितने भी जगहों पर आपके एरर बन सकते हैं उन सभी एरर्स को आपको अवॉइड करना है. एक बेस्ट इन्वेस्टिगेटर का काम
यही बनता है कि वो सारे बायस्ड एरर्स जिन्हें वो कम कर सकता है वो उन्हें कम करे, और अनबायस्ड तो वो वाले एरर बनते हैं जो हमें नहीं पता होता कि हमने ये एरर कर दिए हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं रहता। इसके लिए आपको जो आपकी पॉपुलेशन का साइज है उसके अकॉर्डिंगली सैंपल का साइज डिसाइड करना पड़ता है। अगर आपका सैंपल का साइज सही रहेगा तो आपका प्रोसेस भी सही रहेगी अनबायस के केस में। बट बायस के केस में अगर आपकी सिलेक्शन के टाइम पर ही गलती होनी शुरू हो गई तो रिजल्ट भी गलत आएंगे, और जितने आप सैंपल बढ़ाते जाओगे उतनी गलतियां होने के चांस भी बढ़ते जाएंगे।